रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर्स। चलिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में एक होता है आपका सबस्ट्रेट, एक रिएजेंट डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट, और फाइनली आपके पास होता है प्रोडक्ट। क्लियर ना? अगर बात करें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर, इसको ध्यान से देखो। ये आपका टेट्राहेड्रल कार्बन, चलिए चेक करिए, ये आपका sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन, और इस टेट्राहेड्रल कार्बन से लगा होगा हेलोजन, या लगा होगा OH, या लगा होगा OR। डिफरेंस क्लियर? तो इसका अगर कार्बन की बॉन्डिंग किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, और अगर कार्बन का अटैचमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, चलिए कार्बन की बॉन्डिंग अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, अगर कार्बन की बॉन्डिंग उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, जैसा हेलोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स यहाँ क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इन पे क्रिएट होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, जो रिएजेंट, इसके ऊपर जो रिएजेंट अटैक कर सकता है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करता है और इसी पार्ट को सिस्टम से निकाल लेता है। डिफरेंस क्लियर? और फाइनली आपको जो मिल जाएगा उसमें यही होगा कि ये एक लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो ओवरऑल एक सिग्मा का टूटना और एक नया सिग्मा का बनना, रिएक्शन का नेचर कैसा है? सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन? सब्स्टिट्यूशन। और अटैक करने वाला रिएजेंट कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डिफरेंस क्लियर? चलिए पॉइंट के रूप में लिख लो। जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल एंड ईथर आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब एनालाइज करो। आपके पास सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर, और अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। अब इसी न्यूक्लियोफाइल को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल वीक हो या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो। डिफरेंस क्लियर? तो इसका मतलब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। लिखो न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल और सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ ले कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। कहां अटैक करते हैं? किसी नॉन मेटल के ऊपर। ठीक है, दिमाग में रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू कार्बन होगा, लेकिन नॉन मेटल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यही अगर मेटल के ऊपर अटैक करे इलेक्ट्रॉन रिच, तो नाम क्या देना है? लिगेंड। और प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे तो इसी इलेक्ट्रॉन रिच को बेस। तो इसका इलेक्ट्रॉन रिच तीन तरह के हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एक बेस हो सकता है और एक लिगेंड हो सकता है। तो बेस मतलब प्रोटॉन के ऊपर अटैक करना, लिगेंड मतलब मेटल के ऊपर अटैक करना, और न्यूक्लियोफाइल मतलब किसी नॉन मेटल के ऊपर अटैक करना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन मेटल जनरली यूज होता है वो कौन सा है? कार्बन। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक है। डिफरेंस क्लियर? इसको लिख लो चाहो तो। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज which attacks over non-metal
नॉन मेटल सच एज कार्बन। ऑक्सीजन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, सल्फर के ऊपर भी अटैक कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू हम जिसकी बात करते हैं वो कौन सा है? कार्बन। अब एनालाइज करो, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब यहां पे होगा हाइड्रोजन, यहां होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या ये अटैक करना चाहेंगे? तो इसलिए इनकी बात हम जनरली नहीं करते हैं। अब इधर आ जाओ, इनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें, तो इसलिए नॉर्मल केस में ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज नहीं होते हैं। डिफरेंस क्लियर है? अब उधर आ जाओ, ऐसा हो सकता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए नेगेटिव चार्ज बनाकर, ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए नेगेटिव चार्ज बनाकर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए नेगेटिव चार्ज बनाकर, या हेलोजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए नेगेटिव चार्ज बनाकर। और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज मॉलिक्यूल ना हो और न्यूट्रल रूप में भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक कर ले। तो कार्बन जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो या तो फुल्ली नेगेटिव चार्ज होगा या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। कि अगर पार्शियल नेगेटिव हो या फुल्ली नेगेटिव हो तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। लेकिन जब बात करते हैं नाइट्रोजन इसके नीचे, ऑक्सीजन इसके नीचे, तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो नेगेटिव चार्ज के रूप में भी अटैक कर सकते हैं, साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में भी अटैक कर सकते हैं। हेलोजन की जब बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के रूप में कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। तो नॉर्मल जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो आपका है हैलाइड, वो आपका है ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। डिफरेंस क्लियर है? अगर नेगेटिव चार्ज बना दें तो कॉरस्पॉन्डिंग सोडा माइड या RNH नेगेटिव। डिफरेंस क्लियर है? अगर कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं तो RLI, RMgX। डिफरेंस क्लियर है? जिसमें कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो नॉर्मली हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ जाए एज अ हाइड्राइड। डिफरेंस क्लियर? तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, ये भी और ये भी, और इसके नीचे कोई भी। डिफरेंस क्लियर? तो दिमाग में रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अगर नॉन मेटल के ऊपर अटैक करता है तो उसे बोलना क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ऑर्गेनिक का पॉइंट ऑफ व्यू जनरल न्यूक्लियोफाइल आपके ये होंगे। डिफरेंस क्लियर? लेकिन एक्सटेंशन में कहीं ना कहीं H भी आ सकता है एज अ हाइड्राइड, इसके नीचे कहीं ना कहीं सल्फर आ सकता है, इसके नीचे के कोई भी आ सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके नीचे आप फास्फोरस भी ले सकते हो। डिफरेंस क्लियर ना? चलो पहले इसको बना लो एक बार। बन गया? चलिए अब एनालाइज करिए, अब ध्यान से देखिए। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड में नॉर्मली जिससे पिक्चर बनाता है वो कौन सा है? हैलाइड है या ऑक्साइड है या नाइट्रोजन या कार्बन है। तो अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन बनाए कि CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, ये 4 न्यूक्लियोफाइल हैं, तो इन चारों न्यूक्लियोफाइल में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? F नेगेटिव या CH3 नेगेटिव? हाँ, CH3 नेगेटिव। क्यों अच्छा है? हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ज्यादा अनस्टेबल होगा तो तुरंत किसी के ऊपर अटैक करना चाहेगा, और तुरंत किसी के ऊपर अटैक करना चाहेगा मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और इवन मेटल भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज एक अच्छा बेस भी है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक अच्छा लिगेंड भी है। तो दिमाग में रखना है कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन कम, ऑक्सीजन और कम, और फ्लोरीन सबसे कम। तो इसको ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड अगर जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। इट्स क्लियर? चलो पॉइंट के रूप में लिख लो, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर
डिक्रीजेस। CH3 निगेटिव, NH2 निगेटिव, OH निगेटिव, फिर F निगेटिव। इसी में ऐसे पूछ ले SiH3 निगेटिव, PH2 निगेटिव, SH निगेटिव, Cl निगेटिव, इन चारों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल SiH3, फिर PH2 निगेटिव, फिर SH, फिर Cl। बना लोगे? बना लो। ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज्ड हो और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल जो बनाना होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तुलना कराता है या कहीं ना कहीं फॉस्फोरस और सल्फर की बात करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अमोनिया का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है या वाटर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो क्या कहोगे? अमोनिया। इसी तरह इसके नीचे PH3 का ज्यादा है, H2S का ज्यादा है। बना लोगे? चलिए बनाइए। बन गया। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही बना सकता है कि कोई एक एटम को फिक्स कर दे और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा ले। बस क्लियर है? जैसे अगर मान लो उसने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया और इसमें एक साइड लगा दे H, एक साइड लगा दे CH3O निगेटिव, एक साइड लगा दे फिनाइल और इससे O निगेटिव और यहां लगा दे CH3CO निगेटिव, यहां इवन लगा दे CH3S डबल बॉन्ड O निगेटिव। और क्वेश्चन पूछ ले कि एक केस में डोनेशन है, एक केस में रेफरेंस वैल्यू है, एक केस में फिनाइल का -M है और एक केस में CO का -M है और एक केस में SO2 का -M है। मतलब ये कुछ केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। ये केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन है और ये केस है जिसमें रेफरेंस वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का लगने के कारण न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लगने के कारण घटेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में रहेंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में रहेंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम करेंगे। और जब एक से ज्यादा विड्रॉइंग हो तो देखना क्या है? पावर, कि किसका पावर ज्यादा है। तो CC का पावर ज्यादा होता है CO का, SO2 का, SO2 का। मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा और जो ज्यादा स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा और ये रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये रिलेटिवली और कम स्टेबल होगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये रिलेटिवली और ज्यादा स्टेबल, ये और ज्यादा, ये और कम स्टेबल। तो ये और कम स्टेबल मतलब और अच्छा न्यूक्लियोफाइल और ये सबसे कम स्टेबल, दैट मीन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में रहेगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में रहेंगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। डिफरेंस क्लियर? चलो इसको लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the nucleophilic character while electron withdrawing group decreases nucleophilic character। बनाओ एग्जाम्पल, इसे बना सकते हो CH3O निगेटिव, OH फिनॉक्साइड एसीटेट और CH3SO3 निगेटिव। बन गया। इसी में ऐसा हो सकता है कि ये जो पोजीशन खाली हैं इनमें कुछ लगा ले और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपके पास ये फिनॉक्साइड है और इसी फिनॉक्साइड में यहां उसने अटैच कर दिया CH3, यहां अटैच कर दिया Cl और एक केस में इसी के पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया NO2। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन तीनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसके थ्रू? हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलना है, हाइपर कंजुगेशन। कि हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां आएगा, ऊपर डिस्पर्स करेगा तो कहने के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा किस इफेक्ट से?
हाँ माइनस आई, और ये किस इफेक्ट से माइनस एम। दैट मीन्स यहां पे स्टेबिलिटी कम, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम। बना लोगे? बना लो। बन गया? चलिए अब इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लें, ये आगे आपके लिए काम आएगा। हमने अभी आपको दिखाया कि पीरियोडिक टेबल में ये कुछ एटम हैं जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो उसमें आपने लिया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। डिफरेंस क्लियर है? अगर एक पीरियड की बात करते हैं, क्लियर है? डाउन द ग्रुप को भी पकड़ लें तो हेलोजन में सारे हेलोजन जनरली यूज होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी तरह ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और इसके नीचे फास्फोरस। तो ऑर्गेनिक में मेनली ये एटम आते हैं जो बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम आते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो कार्बन, नाइट्रोजन किसी भी रूप में रहेंगे तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें, कार्बन और नाइट्रोजन किसी भी रूप में रहेंगे, दैट मीन्स ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। इसका मतलब कार्बन से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग भी ग्रुप अटैच है, जैसे मान लो हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और किसी भी तरह से इसके प्रोटॉन को निकाल लें, बेस का ट्रीटमेंट करके प्रोटॉन को निकाल लें और निगेटिव चार्ज बना लें, तो दैट मीन्स इस निगेटिव को डिस्पर्स करने वाला इधर भी CO है जिसमें स्ट्रॉन्ग माइनस M लगा हुआ है, और इधर भी CO है जिसमें स्ट्रॉन्ग माइनस M लगा हुआ है। तो दिमाग में आ सकता है कि इस कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों खींच लिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर काफी कम है। तो कम तो है लेकिन इतना कम नहीं है कि दूसरे के ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कार्बन के पास अगर नेगेटिव चार्ज हो, भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी लगे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन भी है, सिमिलरली अगर नाइट्रोजन भी है और मान लो हम ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, तो यहां भी नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं इनके द्वारा माइनस M के द्वारा स्टेबल है। डिफरेंस क्लियर है? लेकिन फिर भी नाइट्रोजन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसका बस इतना पैसा है कि दूसरे को आसानी से दे सकता है। तो दिमाग में पिक्चर ये बनाना है कि कार्बन और नाइट्रोजन से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग भी अटैच है तो भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। डिफरेंस क्लियर है ना? चलो इसको पॉइंट के रूप में लिख लो। जनरली कार्बन एंड नाइट्रोजन are strong nucleophile, strong nucleophile. No matter strong electron withdrawing group is attached to it. एग्जाम्पल इसे बना लो कि बहुत स्ट्रांग भी लगे हैं माइनस M के द्वारा, तो भी कहेंगे कार्बन और नाइट्रोजन एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। इसके यूज से IIT ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक रिएक्शन आएगा गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस। डिफरेंस क्लियर है? तो दिमाग में रखना ये भी और साथ में कार्बन भी, कि कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है, भले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो भी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, बनाइए। चलिए अब पिक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन का। अब हम पिक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन का कि अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, जैसे वाटर है, जैसे मिथेनॉल है, डिफरेंस क्लियर है, या इससे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, जैसे CH3 COO नेगेटिव है चार्ज केस में, या CH3 CO या CH3 SO2 और O नेगेटिव ये लगे हैं। इवन अगर फिनाइल भी लगा है और फिनॉक्साइड की बात कर रहा है, फिनॉक्साइड की बात कर रहा है, तो इसका अगर ऑक्सीजन चार्ज है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या न्यूट्रल है, तो इस तरह के ऑक्सीजन के स्पेसीज को आपको बोलना है वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन चार्ज है और हाइड्रोक्साइड है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, क्लियर है, मिथॉक्साइड है,
तो इस पर्टिकुलर केस में ये बोलना है रिलेटिवली स्ट्रांग है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तो पिक्चर ये बनाए कि नाइट्रोजन, पिक्चर ये बनाए कि नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल भी है, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, इवन टर्सरी अमीन, तो भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल रूप में है मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, चार्ज्ड है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर चार्ज्ड हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो उस केस में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंस क्लियर है? चलो पहले इसको बना लो। रीजन वही है, इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास अगर निगेटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी ज्यादा है कम, ज्यादा। और अगर फ्लोरीन ले लें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास निगेटिव चार्ज है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं एफ निगेटिव, तो एफ निगेटिव एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। इसको बना लो। चलो अभी तक आपने देखा अक्रॉस द पीरियड, अब देखने वाले हैं डाउन द ग्रुप। क्लियर कि अगर डाउन द ग्रुप में आपसे पूछता है कि आपके पास है एफ निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव और I निगेटिव, कि इन चारों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? हाँ, कितना लोग सोच रहे हैं एफ निगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, I निगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? कोई? चलिए, कितना लोगों ने सुना है फजान रूल? फजान रूल कितना लोगों को मालूम है? हाँ, कौन बताएगा फजान रूल क्या होता है? हाँ, केटायन या एनायन, पहले कंफर्म हो जाओ, केटायन या एनायन? हाँ, केटायन का साइज बड़ा हो जाए, केटायन मतलब Na+ होता है, एनायन मतलब I निगेटिव होता है, सोच लेना। हाँ, एनायन का साइज बड़ा हो जाए तो क्या होगा? वो मतलब ना ज्यादा दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, उससे क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा बनेगा। ठीक, और कोई? बैठो। तो फजान रूल दिया गया था किस बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है या किस बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, इसे पता करने के लिए। और इसमें यह बोला गया कि अगर एनायन की साइज बड़ी है, क्लियर है ना, एनायन की साइज बड़ी है, जैसे मान लो I है, तो इसका अगर एनायन की साइज बड़ी होगी तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कम होगा, और जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कम होगा मतलब इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो नॉन मेटल से बॉन्ड बनाना आसान रहेगा। लेकिन अगर एनायन की साइज छोटी हो गई, एनायन की साइज छोटी हो गई जैसे एफ निगेटिव, तो जब एनायन की साइज छोटी होगी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। दैट मीन्स इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आपको जिसके द्वारा बॉन्ड बनाना है वो क्या है? कार्बन। तो इसका मतलब F का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा, I का बेसिक कैरेक्टर कम होगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो दिमाग पिक्चर ये बना है कि डाउन द ग्रुप जाने से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब F निगेटिव पुअर न्यूक्लियोफाइल है, Cl निगेटिव अच्छा है, Br निगेटिव और अच्छा है, I निगेटिव सबसे अच्छा है। डिफरेंस क्लियर है? तो स्टेबिलिटी भी आती है, आप दिमाग में केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना रखें, डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड तो एरिया लगभग बराबर होता है, और जो एरिया लगभग बराबर होता है तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है चार्ज या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन जब बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में इसके साथ साथ इसमें भी वेरिएशन आता है, और इसमें भी वेरिएशन आता है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका साइज होता है। तो यही अगर पूछ लेता कि I निगेटिव ज्यादा स्टेबल है F निगेटिव, तो F निगेटिव नहीं है, कौन सा है? I निगेटिव। डिफरेंस क्लियर? और I निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए HI ज्यादा एसिडिक था और HF कम एसिडिक है। डिफरेंस क्लियर है? तो दिमाग में पिक्चर ये बनाना है कि डाउन द ग्रुप जाने से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना कि घटता है। डिफरेंस क्लियर? चलो पॉइंट के रूप में लिख लो। डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, F नेगेटिव कम होगा, फिर Cl Br सबसे ज्यादा I नेगेटिव। इसे में ऐसे कर ले, SH नेगेटिव OH नेगेटिव, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? SH नेगेटिव। डिफरेंस क्लियर है? बनाइए, बन गया। चलो अब सोचो, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि OH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, OH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल और उससे भी अच्छा SH नेगेटिव है, तो SH नेगेटिव अच्छा हुआ है बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो दैट मीन्स SH नेगेटिव इज ऑल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल। बना लो। स्ट्रॉन्ग, जी OH नेगेटिव को तुमने स्ट्रॉन्ग बोला था ना, और OH से भी ज्यादा SH है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए सल्फर के रिएक्शन में देखोगे या बेंजीन के ऊपर SH लगा होगा तो पहले प्रोटॉन को खींचकर O नेगेटिव बनाता है, ये सल्फर के प्रोटॉन को खींचकर S नेगेटिव बनाता है। या रेमेटिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, सब में आपने किया क्या था? कहीं ना कहीं O नेगेटिव बनाया था। क्लियर कि OH अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आगे पढ़ोगे, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से प्रोटॉन को खींचकर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना होगा, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो अटैक करना आसान हो जाएगा। डिफरेंस क्लियर? चलिए, तो पिक्चर ये बनाना है कि कार्बन और नाइट्रोजन चार्ज रूप में होंगे अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं पुअर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह सिमिलरली S न्यूट्रल है पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, चार्ज है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल। और इसमें हेलोजेंस में सबसे अच्छा कौन सा है? I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप जिसको मानते हैं नॉर्मली वो कौन सा है? F नेगेटिव। कि नॉर्मल पिक्चर में इसीलिए फ्लोरीन का कभी अटैक नहीं कराते हैं फ्लोराइड के रूप में, नॉर्मल पिक्चर आता है क्लोराइड का, ब्रोमाइड का या आयोडाइड का। डिफरेंस क्लियर है? चलिए अब एनालाइज करो। यहां आपने ये तो देख लिया कि किसे अटैक करना है और उसका पावर कितना ज्यादा है। अब ये जब अटैक करेगा तो ये निकलेगा, तो जो सिस्टम से निकलता है इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। जो सिस्टम से निकलता है इसका नाम क्या देते हैं? लिविंग ग्रुप। डिफरेंस क्लियर? चलो पॉइंट के रूप में लिख लो। लिविंग ग्रुप इज एन एटम or group of atoms, group of atoms neutral or charge which goes out फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से जो बाहर निकलता है वो क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो ऐसा हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो चार्ज्ड हो। ठीक है, बना लो। चलिए बनाइए। लिविंग ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, चाहे न्यूट्रल हो या चार्ज हो, विच गोज आउट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। बना लिया? चल अब सोचो, अब एनालाइज करिए। उसी सिस्टम से निकलना है, उसे सिस्टम से निकलना है और टूट कर निकलना है। तो अगर ये टूट कर निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है तो वो निकलना चाहेगा, अनस्टेबल हो रहा है तो निकलना चाहेगा, स्टेबल हो रहा है। दैट मीन्स टूटने के बाद मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। डिफरेंस क्लियर? चलो इसको पॉइंट के रूप में लिख लो। greater is the stability, greater is the stability of anion, greater
is the leaving group tendency. Leaving group tendency. तो अगर आपसे पूछ ले F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, इन चारों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? I निगेटिव। बना लोगे? जितना ज्यादा स्टेबल उतना आसानी से टूट कर निकल जाएगा। बना लो। तो अच्छी तरह से दिमाग में रखें, I निगेटिव एक कह सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप भी है और साथ साथ गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। निकलने की बात कितना स्टेबल हो रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप कैरेक्टर है, लेकिन कितना ज्यादा आसानी से कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है, वो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत आसानी से निकल भी जाए और ऐसा भी हो सकता है बहुत आसानी से कोई अटैक भी कर ले। तो आई निगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और साथ साथ एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, ऑक्सीजन में आ जाए तो ऑक्सीजन में आकर आपसे पूछ सकता है कि OH निगेटिव फिनॉक्साइड, OH निगेटिव फिनॉक्साइड, एसीटेट, इन तीनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये वाला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं CO का माइनस M के कारण ये स्टेबल है और इसमें CC का माइनस M रिलेटिवली वीक, और इसमें कहीं ना कहीं कोई भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला एडिशनल नहीं है, दैट मीन्स ये कम स्टेबल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? थर्ड, दैट मीन्स निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बना लो। चलिए, OH निगेटिव फिनॉक्साइड और एसीटेट, इन तीनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया? एसीटेट। इन तीनों का अगर अटैक करना होता, OH निगेटिव फिनॉक्साइड एसीटेट, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो ऐसा हो सकता है ट्रेंड उल्टा हो जाए, ऐसा हो सकता है ट्रेंड सीधा हो जाए कि आई एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आई एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, OH निगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बुरा लिविंग ग्रुप है। तो कभी भी एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसा हो सकता है अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो। ठीक है, चलिए अब पिक्चर बनाइए। दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि टूटने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से वो निकलना चाहेगा। डिफरेंस क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि वो इसका कॉन्सेप्ट ले ले फिनॉक्साइड का और इसी फिनॉक्साइड में कुछ अटैच कर दे, इसी फिनॉक्साइड में कुछ अटैच कर दे और आपसे कह दे कि एक फिनॉक्साइड में CH3 लगा है, एक फिनॉक्साइड में Cl लगा है, एक फिनॉक्साइड में NO2 लगा है। डिफरेंस क्लियर? और टूट के निकलना है तो कौन आसानी से निकलेगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। क्लियर है? फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। क्यों? हाँ, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ड्यू टू माइनस M ऑफ NO2। इसकी स्टेबिलिटी कम होगी माइनस I ऑफ Cl और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? हाइपर कंजुगेशन बोलना है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH3। डिफरेंस क्लियर? बना लो। चलिए अब पिक्चर बनाइए, अब ध्यान से पिक्चर बनाइए। ठीक है, हेलोजन में Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, ये आपके गुड लिविंग ग्रुप हैं, गुड लिविंग ग्रुप हैं। लेकिन अगर हम आ जाते हैं फ्लोरीन में तो फ्लोराइड एक पुअर लिविंग ग्रुप है। दूसरे अगर आ जाते हैं ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन में हाइड्रोक्साइड एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं एल्कोक्साइड, ये भी एक पुअर लिविंग ग्रुप है। इवन अगर हम बात करते हैं एसीटेट, ये भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। इसी में अगर हम बात करते हैं फिनॉक्साइड, ये भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। डिफरेंस क्लियर? तो इसका तो ऑक्सीजन से भले स्ट्रांग लगे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन में अगर आपने ले लिया अमोनिया, ये भी पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर आपने ले लिया प्राइमरी अमीन, पुअर लिविंग ग्रुप, सेकेंडरी अमीन, पुअर लिविंग ग्रुप, टर्सरी अमीन, ये भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप। डिफरेंस क्लियर है? कार्बन नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाए, क्लियर है? कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाए, R नेगेटिव, पुअर लिविंग ग्रुप है।
हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाए H नेगेटिव, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो दिमाग में पिक्चर रखना है कि हैलोजन में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये तो अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, लेकिन ऑक्सीजन चाहे वो चार्ज रूप में हो, चाहे ऑक्सीजन इवन वो न्यूट्रल रूप में हो, इवन अगर वो न्यूट्रल रूप में हो, तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन चाहे न्यूट्रल रूप में हो, नाइट्रोजन चाहे चार्ज रूप में हो, ये हमेशा कैसे होते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो इसीलिए नॉर्मल केस में आप देखोगे कि हैलोजन तो बहुत आसानी से निकाल लेगा, लेकिन जब अल्कोहल का रिएक्शन कराना होगा तो डायरेक्ट OH नहीं निकालता है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रोडोनेशन करता है, और प्रोडोनेशन करके उसे वाटर के रूप में बाहर निकालेगा। तो पिक्चर अच्छी तरह दिमाग में रखें कि F नेगेटिव एक पुअर लिविंग ग्रुप, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, एसीटेट, फिनॉक्साइड, वाटर, अल्कोहल, ऑक्सीजन सारे के सारे पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर? और अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, बना लो इसको। ये इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाटर, चलो पहले इसको बनाओ फिर दिखाते हैं। बनाइए, ये इसको ऐसा कर ही लो, बाद में फिर दिक्कत आएगी। F नेगेटिव, OH नेगेटिव, एल्कोक्साइड, इसको हटा इधर को, थोड़ा सा एक बार और सही करते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक अच्छे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड, एसीटेट, ये सारे के सारे पुअर लिविंग ग्रुप हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसी के नीचे सल्फर में, तो सल्फर में भी आ जाए SS नेगेटिव, RS नेगेटिव, इसी तरह बेंजीन से S लगा दें, ये नेगेटिव। इसी में अगर आपने CH3SO O नेगेटिव ऐसा कुछ ले लें, ये सभी कहीं ना कहीं आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। क्लियर? अगर नाइट्रोजन में आ जाए तो नाइट्रोजन में अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये कहीं ना कहीं आपके पुअर लिविंग ग्रुप है। क्लियर? लेकिन अब इन्हीं पर्टिकुलर को हम चाहते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, इन्हीं को अगर हम चाहते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, तो कहीं ना कहीं जो OH आसानी से नहीं निकलता है तो उसी में प्रोटॉन डाल देते हैं, और प्रोटॉन डालकर इसे हम वाटर के रूप में निकालेंगे। इसमें प्रोटॉन डाल देंगे और प्रोटॉन डालकर इसे अल्कोहल के रूप में निकालेंगे। पिक्चर ये बनाना है कि हैलाइड तो आसानी से निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन अगर निकालना हो तो इस ऑक्सीजन में आपको निकालना है वाटर के रूप में, आपको निकालना है अल्कोहल के रूप में। क्लियर? तो दो एडिशनल अल्कोहल और ईथर का जब रिएक्शन कराएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन डालेंगे, और प्रोटॉन डालकर वाटर या अल्कोहल के रूप में इसे बाहर निकालेंगे। तो इसलिए मैंने वहां से थोड़ा सा हटा दिया कि नहीं हो सकता था आपका गलत पिक्चर आ जाता कि दिमाग में आपके हो सकता था वाटर अल्कोहल आ जाए, और हो सकता है इसे भी वीक मान लो, और फिर हो सकता था बाद में आपको दिक्कत आती। इसलिए मैंने हटा दिया कि Cl, Br, I ये तो अच्छे हैं ही है, लेकिन हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड बुरे हैं, इसीलिए प्रोटोनेशन करके रिलेटिवली इसको अच्छा बनाया है, और रिलेटिवली अच्छा बनाकर वाटर और अल्कोहल की बात की है। क्लियर? चलो एक जगह लिख लो, कहीं काम आएगा। तो ये डाटा केवल मैंने आपको समझाने के लिए कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन IIT मेडिकल कभी भी आपसे ये नहीं पूछता है कि कितना पावर किसका है, बस ये पूछता है कि रिलेटिव ऑर्डर बताइए, कि रिलेटिव ऑर्डर में F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ऑक्सीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेशन या विड्रॉल लगाकर कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, किसका लिविंग कैरेक्टर ज्यादा या कम। ठीक है, बनाइए। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर आपने रिएक्शन कराया अल्काइल हैलाइड का, अगर आपने रिएक्शन किसका कराया? अल्काइल हैलाइड का, तो ये हैलोजन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने रिएक्शन करा रखा है अल्काइल हैलाइड का, तो ये हैलोजन बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करा रखा है अल्कोहल का, तो अभी आपने बोला है कि OH नेगेटिव एक बुरा लिविंग ग्रुप है, तो ये भी आसानी से नहीं निकलेगा, इसीलिए इस रिएक्शन में डालते क्या हैं? H+, कि ये एसिड बेस रिएक्शन करके कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की स्पेसीज बना ले, कुछ इस तरह की स्पेसीज बना ले, और फिर ये वाटर के रूप में सिस्टम से निकल जाए। यही रीजन है कि जब हम बात करते हैं ईथर का, यही रीजन है कि जब हम बात करते हैं ईथर का, तो ये एक बुरा लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए इसके ऊपर कराते हैं प्रोडोनेशन, और प्रोडोनेशन कराकर एसिड बेस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग, एसिड बेस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं हम बना लेते हैं O, R और यहां H,
और यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इसका निकलना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो हैलोजन के रिएक्शन में अलग से कोई एसिड डालने की जरूरत नहीं है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में अलग से कोई एसिड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्कोहल या ईथर तो साथ में एडिशनली क्या डालते हैं, H+। तो इसीलिए जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना हो और हैलोजन का ही कराना हो, यहां मान लो Cl है और यहां भी कोई हैलोजन है I है, तो NaI लेगा। यहां क्या लेगा, NaI, कि ये I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करे और इस हैलोजन को निकाल ले। लेकिन जो अल्कोहल का रिएक्शन कराना हो और आयोडीन का ही कराना हो तो HI लेगा, कि जिससे कि H इसके ऊपर अटैक करके वाटर के रूप में निकले और I नेगेटिव अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा ले। ये रीजन यहां भी है कि जब आपको ईथर का रिएक्शन कराना होगा तो यहां भी क्या लेगा, HI, कि H इसके साथ रिएक्शन करके इस रूप में निकल जाए और फिर I नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इसको सिस्टम से बाहर निकाल ले। तो पिक्चर ये बनाना है कि हैलोजन तो आसानी से निकल जाएंगे लेकिन OH और OR अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए प्रोटोनेशन कराएं और वाटर या अल्कोहल के रूप में इसे सिस्टम से बाहर कर लें। डिफरेंस क्लियर है? चलिए इसे बना लो। चलो अब एनालाइज करो बेटा। अब अगर आप ध्यान से रिएक्शन का एनालाइज करो तो आपके पास रिएक्शन है, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा अल्कोहल और तीसरा ईथर। आपने देख लिया कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, आपने देख लिया कौन आसानी से निकलेगा कौन आसानी से नहीं निकलेगा। अब रिएक्शन कराना है, डिफरेंस क्लियर है? अब रिएक्शन कराना है तो एक कंडीशन आ सकती है कि इस अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल या ईथर के ऊपर जब हम रिएक्शन कराएं तो पहले ये निकल जाए और निकलने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए और इसी कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए और अटैक होने के बाद फाइनली इस तरह की स्पेसीज बन जाए। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल या ईथर के ऊपर रिएक्शन कराएं तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करना और इस पर्टिकुलर के सिस्टम से निकलना, दोनों साथ में हो जाए। और आपने बोला था कि OH और OR एक वीक लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रोटोनेशन कराकर पहले ये ऐसे बना लेगा, इसके ऊपर प्रोटोनेशन कराकर कहीं ना कहीं ये पहले ऐसे बना लेगा, यहां भी प्रोटोनेशन कराकर कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा बना लेगा और ये ऐसा बना लेगा। डिफरेंस क्लियर है? कि ये वाटर अल्कोहल के रूप में निकल जाए, ये हैलाइड के रूप में निकल जाए और एक केस में कार्बोकैटायन बनकर रिएक्शन हो जाए या एक केस में इसका लिविंग ग्रुप का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का कहीं ना कहीं इसके साथ बॉन्ड बनना, दोनों साथ हो जाए और साथ में लिविंग ग्रुप निकलते हुए कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड कहीं ना कहीं ऐसा बन जाए। तो जब कार्बोकैटायन बनता है तो रिएक्शन कितने स्टेप में है? एक पहले कार्बोकैटायन बना और दूसरा फिर प्रोडक्ट बना, तो कितने स्टेप में है? 2। लेकिन यहां पे आपने क्या बोला, डायरेक्ट अटैक किया, एक हाइपोथेटिकल TS बनाया, एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बनाया और फिर फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब इसे रिएक्शन के दौरान आइसोलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये केवल एक हाइपोथेटिकल है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए। तो यहां से डायरेक्ट ये बना है, तो ये 1 स्टेप है 2 स्टेप है? 1 स्टेप। और यहां से पहले ये बना फिर ये बना, तो 1 स्टेप है 2 स्टेप है? 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है और ये आपका 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट का पार्ट भी है, लेकिन जहां पे इसमें जहां इस वाले रिएक्शन में देखते हैं तो पहले निकल गया और कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया, न्यूट्रल से चार्ज बना और चार्ज से न्यूट्रल बना। तो RDS पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। तो ये कहीं ना कहीं आपका RDS है। और अगर ये RDS है तो क्या इस RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है? नहीं, जो भी रोल है वो किसका है? सबस्ट्रेट का है। तो इसीलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। और यूनिमॉलिक्यूलर किसका रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। और जब यहां से ये बनाया तो इसके अंदर सबस्ट्रेट का पार्ट भी है और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का पार्ट भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर मॉलिक्युलरिटी डिपेंड करती है।
और जो दोनों के ऊपर मॉलिक्युलरिटी डिपेंड कर रही है तो रिएक्शन क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। तो दो तरह के रिएक्शन आएंगे, एक जिसमें लीविंग ग्रुप निकल जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले, प्रोडक्ट बना ले। दूसरा लीविंग ग्रुप का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दोनों साथ साथ एक टीएस बना ले और फिर फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और इस तरह के रिएक्शन को आप बोलोगे SN2 रिएक्शन। डिफरेंस क्लियर ना? चलो भाई इतना बनाओ। अब अगर आपसे पूछ ले कि SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप्स हैं? 2। पहला कौन सा है? कार्बोकेटाइन का बनना, दूसरा प्रोडक्ट का बनना। RDS कौन सा है? हाँ, फर्स्ट स्टेप आपका RDS है। ठीक है, चलिए चेक करिए। अब ध्यान से समझिएगा और दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर बने, जिससे कि रिएक्शन को समझने में कभी दिक्कत ना आए। इसे आपने बोला है RDS है, SN1 रिएक्शन में इसे आपने क्या बोला? RDS है, क्योंकि न्यूट्रल से क्या बना है? चार्ज। और इस पर्टिकुलर में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, और इसे आपने बोला है कि ये फास्ट रिएक्शन है। क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो, और ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल वीक हो सकता है ना? जैसे OH ही जोड़ना है तो हो सकता है हाइड्रोक्साइड के रूप में अटैक करके जोड़ लें, हो सकता है वाटर के रूप में अटैक करके जोड़ लें। तो जब न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, RDS ये है ना, और इस RDS स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां इन्वॉल्वमेंट है वो फास्ट है, जहां इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सा है? फास्ट है। तो चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, फाइनली प्रोडक्ट आसानी से बन जाए। तो इसीलिए SN1 SN2 पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन का नेचर कौन सा होगा? SN1। लेकिन यहां आपको बॉन्ड को तोड़ना भी है, और तोड़ने के साथ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो अगर बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से तोड़ पाएगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पे बात करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यहां बात करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब वाटर, जब OH को जोड़ना हो, जब OH को जोड़ना हो तो यहां यूज करेगा वाटर, यहां यूज करेगा हाइड्रोक्साइड। जब OR को जोड़ना हो तो यहां यूज करेगा अल्कोहल, और यहां यूज करेगा एल्कोक्साइड। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर रिएजेंट, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हैं, रिएक्शन SN1 है, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो रिएक्शन SN2 है। डिफरेंस क्लियर है ना? चलो इसको पॉइंट के रूप में लिख लो। इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, we generally use weak nucleophile. In SN1 reaction, we generally use weak nucleophile, but in SN2 reaction, we use strong nucleophile. डिफरेंस क्लियर है? चलिए इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं कि अगर हमने बोला कि OH ही जोड़ना है तो वाटर लेकर भी रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन यहां अगर OH को जोड़ना है तो क्या वाटर लेकर रिएक्शन करा सकते हो? नहीं। और अगर वाटर लेकर यहां रिएक्शन करा सकते हो तो वाटर एक सॉल्वेंट भी है, और सॉल्वेंट के द्वारा ये बॉन्ड टूटेगा, और सॉल्वेंट ही इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अल्कोहल अगर रिएक्शन करता है, डिफरेंस क्लियर है, तो अल्कोहल के प्रेजेंस में ही इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और फिर कहीं ना कहीं अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो SN1 रिएक्शन में जनरली सॉल्वेंट के द्वारा ही बॉन्ड की लिसिस हो जाती है, और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए SN1 रिएक्शन को हम कहते हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शन।
तो ये भी दिमाग में रखना है कि इस केस में एडिशनल कोई न्यूक्लियोफाइल भी डालने की जरूरत नहीं है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही बॉन्ड यहां से टूट जाता है। तो सॉल्वेंट ही बॉन्ड के लिसिस कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा, सॉल्वोलिसिस। तो SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। डम्स क्लियर, इसे भी लिख लो। SN1 reaction is also called as solvolysis reaction for alkyl halide। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की बात करते हैं तो वाटर या अल्कोहल ही कहने के सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा और उसी के प्रेजेंस में लिसिस हो जाती है, इसलिए रिएक्शन का नाम हो जाएगा सॉल्वोलिसिस। चलिए एक साथ आपने पिक्चर इतना सारा बनाया, ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसके पहले एक बार आउटलुक देख लें। सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट इसमें पोलैरिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। एक कंडीशन ये टूट के पहले निकल जाए, कार्बोकेटायन बन जाए, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले, रिएक्शन SN1। दूसरा कंडीशन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, इसका टूटना, दोनों साथ साथ हो जाए और TS के थ्रू निकल जाए, रिएक्शन SN2। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर रहा है और रिएक्शन फास्ट है, इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता है, तो इसीलिए SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करना है। SN2 में बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो इसीलिए SN2 रिएक्शन में हमेशा लेना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। डम्स क्लियर। और इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का जनरेशन है और इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का जनरेशन है, तो क्या रीअरेंजमेंट होने की गुंजाइश है या नहीं है, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन में रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनेगा। लेकिन जो SN2 रिएक्शन में लेके चल रहे हैं तो क्या कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, और जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं है मतलब रीअरेंज प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनेगा। इसको भी लिख लो पॉइंट के रूप में। इन SN1 रिएक्शन carbocation is formed. In SN1 reaction carbocation is formed, so there is possibility of rearrangement. There is possibility of rearrangement and rearranged product and rearranged product will be generally the major product. Generally the major product. Rearranged product will be generally the major product. बना लोगे? हाँ, मैं अजनी सर का टारगेट का स्टूडेंट हूँ। मैं इससे पहले भी फाउंडेशन पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जब से मैं और अजनी सर तर एडमिशन लिए हूँ तब से ऐसा लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन लायक हो गया हूँ। मैं पटना जैसे शहरों में IIT का सपना लेकर आया था, पर मुझे ऑर्गेनिक की अच्छे टीचर के अभाव में मेरा सपना जो है वो मुझको लगा कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अजनी सर के पढ़ने के बाद मुझे फील होने लगा कि ऑर्गेनिक बहुत मतलब मेरे लिए अच्छा हो गया है। पहले तो मुझे ऑर्गेनिक का मतलब सिर दर्द लग रहा था, लेकिन उनके पढ़ने के बाद हमको बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लग सकता है कि मैं कंपटीशन में अच्छे फेस कर सकता हूँ। मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन
जब अजनीश सर से मिला तो मुझे लगा कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ये सर अच्छी तरह से किसी भी टॉपिक को कंसेप्चुअल मतलब तरीके से रखते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर समझाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ अजनीश सर की बात है तो सर का जो स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अजनीश सर, वह सही साबित होता है।